नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य को लेकर। दोस्तों फर्स्ट पेपर है, कल की क्लास में रहेगा सेकंड पेपर। दोस्तों वैसे काफी हद तक सवालों पर डिस्कशन कर चुके हैं और इम्पोर्टेंट भी होंगे दोस्तों। तो अगली क्लास से जो भी रहेगी तो वो सेकंड ईयर की रहेगी। तो दोस्तों प्रथम प्रश्न पत्र फर्स्ट पेपर आज की क्लास का। तो चलिए अति इम्पोर्टेंट दोस्तों पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज की क्लास का पद्यांश बहुत ही शानदार और जानदार दोस्तों, बहुत ही अच्छा पद्यांश है दोस्तों। एक इसको गीत के माध्यम से अगर गाया जाए तो किस प्रकार की आवाज आती है एक बार सुनो। तो आप अगर वैसे आपकी सिलेबस या फिर यूनिट में दे रखा हो तो आप जरूर इसको पढ़िएगा इस प्रकार। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया दोस्तों, 4 एग्जामों में लगातार पूछा जा चुका। तो दोस्तों आप इस सवाल को छोड़ नहीं सकते और इसको आप वैसे सरल भी होगा इतना गाने, वैसे इसको एक सॉन्ग के रूप में उपयोग में ले लिया जाए तो वास्तव में क्या आवाज आती है और बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे पता तो नहीं चलेगा इसका अर्थ, लेकिन वास्तव में इसकी धुन बहुत अच्छी है। तो दोस्तों वैसे चलिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है तो इसको सीरियस तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं, इसके विशेष पर जाते हैं। तो दोस्तों चलिए। कुहुकी जस कोयल रोही, रकत आंसू घुंघूची बन बोई। कुहुकी जस कोयल रोई, रकत आंसू घुंघूसी बन बोई। भई करमुखी नैन तन रोती, को सेव सेराव बिरहा दुख ताती। जह जह ठाड़ी होई बनबासी, तह तह रोई घुंघूसी को राशि। बूंद बूंद मुँह जानहु जीयू, गुंजी कर पियू पियू। इस प्रकार ते ही दुख भय परास निपाजे, ते ही दुख भय परास निपाजे। लेहू बड़ी उड़े होई राते, राते बिंब भीजी ते ही लोहू। परबर पाक फाट ही गोहू। दोस्तों इस प्रकार की वैसे व्याख्या एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी बनती है। तो दोस्तों एक और व्याख्या इसके साथ में, इसकी भी वैसे शॉर्टकट में दे रखी है कि क्या है, नहीं पावस ओही देसरा, नहीं पावस ओही देसरा, नहीं हेमंत वसंत, ना कोकिल न पपी हरा, जेही सुनी आवे कंत। दोस्तों इसकी सप्रसंग व्याख्या एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। तो चलिए दोस्तों इसकी सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी दिख रहा है तो ये थोड़ा वैसे यहाँ पर प्रिंटिंग नहीं हुआ है। तो दोस्तों वैसे आपकी सीरीज में आप देख लीजिएगा और काफी हद तक तो हम इसको समझने की कोशिश में रहेंगे। तो दोस्तों वैसे पहले तो इस व्याख्या को पढ़ते हैं और बाद में वैसे मैं इस पद्यांश पर लेकर आपको जाऊंगा और वहीं से आपको डायरेक्ट समझाऊंगा कि कुही की जस कोयल सोई रोई। तो इसकी व्याख्या क्या हुई इसको हम ये समझकर बाद में वहां पर आपको साथ में समझाएंगे किस प्रकार ये आपको पद्यांश भी याद हो जाएगा और उसकी व्याख्या भी साथ में याद हो जाएगी, यानी उसको पास में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों पहले व्याख्या समझते हैं, आप अंत तक बने रहिए, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक में आए नागमती वियोग खंड से लिया गया है। कहाँ से? नागमती वियोग खंड से लिया गया है। और इस अवतरण के अंतर्गत कवि जायसी, दोस्तों किसके द्वारा? कवि जायसी के द्वारा ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग लिखा गया कि कल्पना क्षमता अत्यधिक मामिक बन पड़ी। जो कल्पना जो क्षमता है वो बहुत ही अधिक कैसी मामिक बन पड़ी है। नागमती प्रिय प्राणेश्वर रतन सेन के वियोग में, प्राणेश्वर रतन सेन के वियोग में निरंतर रोती कहलती रहती है, पर उसके रोने का प्रभाव प्रिय पर तो नहीं पड़ा, परंतु समूची प्रकृति उसकी पीड़ा से दहक लहक उठी। यहाँ नागमती कह रही है कि मैं कोयल की आवाज में कूक कर बहुत रोई। मेरी आंखों से रक्त के आंसू बन में चारों ओर गिरते हुए लगते हैं। माना किसी ने वन में घुंघूची बोदी हो। रोते रोते मेरा मुख काला और नेत्र तथा शरीर लाल पड़ गया है। यहाँ कवि की कल्पना है कि नागमती रोती हुई नागमती का सारा शरीर विरह के
अग्नि में धधक कर रक्तिम हो गया। दोस्तों जो नागमती है वो अपने प्रियतम की पीड़ा में विरह की अग्नि में धधक कर ऐसे कैसी रक्तिम हो गई है, एक रक्त के समान लाल हो गई है। मात्र उसका मुख चिल्लाते चिल्लाते शिथिल होकर बुझ गया है, अतः काला पड़ गया है। नेत्रों से प्रवाहित निरंतर जलधारा के कारण सारा शरीर विरहाग्नि के कारण अभी तक धधक दहक, उसके जो विराग्नि के कारण उसका जो सारा शरीर है वो विराग्नि के कारण कैसा धधक रहा है, अतः लाल था। ऐसा शरीर कौन ठंडा करे, क्योंकि वह विरह के दुख के कारण तप्त हो चुका है, हो रहा था। तो ठीक नागमती यहाँ पर कह रही है इस पद्यांश के माध्यम से कि वन में जहाँ कहीं भी मैं खड़ी हूँ, वन में मैं जहाँ कहीं भी खड़ी हूँ, वहीं मेरे रक्त के आंसू टपकने के कारण घुंघुचियों का ढेर सा लग जाता है। दोस्तों यहाँ पर नागमती कह रही है कि मैं वन में जहाँ भी खड़ी होती हूँ वहीं मेरे जो रक्त के आंसू है वो टपकने लगते हैं, और घुंघुचियों का ढेर यानी कि रक्त के आंसुओं के जो छांटे होते हैं, चिटकारे होते हैं, तो वो एक घुंघुचियाँ कहते हैं, तो उसको घुंघुचियों का ढेर है वो लग जाता है। और ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरे आंसुओं की एक एक बूंद में मेरे प्राण है, और प्रत्येक घुंघुची जैसे आंसू में से पीयू पीयू की ध्वनि सुनाई दे रही है। उस आंसू में से किस पर कोयल के जैसे पीयू पीयू की आवाज सुनाई दे रही है, जैसे कोयल बोल रही है मेरे इस दुख को देखकर पलाश के वृक्ष पत्रहीन हो गए। दोस्तों वो वन में होते हैं पलाश, जैसे दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि जंगल की जो आग किस वृक्ष को, जंगल की आग किस वृक्ष को कहा जाता है, तो ये पलाश के वृक्ष को जंगल की आग कहा जाता है। तो ये जो नागमती है वो रो रही है जंगल के बीच में, तो वो पलाश है जो इसे जंगल की आग के, तो इस पलाश के जो वृक्ष के जो क्या पत्ते होते हैं, पत्तियां, तो वो भी पत्रहीन हो गए, यानी कि पत्ते भी गिर गए उसकी आवाज को सुनकर, उसके रोते हुए को देखकर, और मेरे आंसुओं के उस रक्त में डुबोकर लाल हो गए हैं। बिंबा फल मेरे उसी रक्त में भीग कर लाल हुए हैं। बिंबा फल है वो मेरे रक्त में क्या घुलकर कैसे लाल हो गए। परवल पक कर पीला हो गया, परवल है वो पक कर पीला हो गया है, और गेहूं का हृदय फट गया। गेहूं का हृदय दोस्तों उदाहरण बहुत बड़े बड़े, गेहूं का हृदय फट गया है। मेरा जिधर देखती हूँ, मैं जिधर भी देखती हूँ उधर भी सभी वस्तुएं लाल हो गई। दोस्तों उस नागमती को देखकर, रोती हुई नागमती को देखकर सारी की सारी वनस्पतियां एक कैसी लाल हो गई उसकी पीड़ा को देखकर। भाव यह है कि मेरे दुख से सभी जीव और वस्तुएं व्यथित है, अतः लाल है। ऐसे स्थिति में प्रिय स्वामी रतन सेन के पास में भाव भरे संदेश को ले जाने में कौन समर्थ हो सकता है। अंत में नागमती कहती है कि उस देश में जहां प्रियतम है, उस नागमती के वो रतन सेन प्रियतम है, वो कहां पर है, जहां पर भी है न तो पावस ऋतु होती है और न हेमंत ऋतु ही होती है। लगता है वहां कोकिला चातक भी होते हैं। उसकी मधुर वाणी सुनकर प्रेमी लौट आया करते हैं। अभिप्राय यह है कि उस देश में कोमोदिनीपन करने वाली वर्षा हेमंत वसंत ऋतुएं होती ही नहीं है। यदि ऋतुएं उस देश में होती तो मेरी याद उसके प्रियतम को अवश्य ही लौटा देती, यानी उस प्रियतम को मेरी याद आ जाती और वे मुझसे मिलने आ जाते। तो ये इसकी व्याख्या है। तो दोस्तों इसको हम यहाँ पर पद्यांश पर लेकर आपको समझा कर वास्तव में इसका कुहू की जस कोयल रोई इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों आप अंत तक बने रहे, इसको व्याख्या को देखते हैं कि क्या है। तो दोस्तों इसकी सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार होगी कि कुहू की जस कोयल रोई, कुहू की जस कोयल रोई, रक्त आंसू घुंघुसी बन बोई। यानी कि यहाँ पर जो नागमती है वो अपने पति, अपने प्रियतम रतन सेन की जो विरह पीड़ा में, उसकी याद में रो रही है। तो वो जंगल के बीच में रो रही है। तो किस प्रकार रो रही है, जैसे कि कुहू की जैसे कोयल रोई, बहुत कूक कर यानी बोल कर कुहू की चिल्ला कर कोयल की तरह वो रो गई है। रतक आंसू घुंघूची बन बोई, यानी कि जहां पर भी वो खड़ी है जंगल में, वहां पर जो उसके रक्त है, तो रक्त की जैसे कि रक्त के जो चिटकारे पड़ते हैं, वो चिटकारे रक्त के
जमीन पर पड़ते हैं और किस प्रकार गोल गोल लगते हैं, तो उसी प्रकार के उसकी जो आंसू है वो भी रक्त के समान घुंघूची बन गई है। भई कर मुखी नैन तन राती, भई कर मुखी यानी भई यानी हो गए हैं, और कर मुखी कर यानी हाथ और मुख और नैन तन रोती 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 उसके हाथ पैर और मुख ये सभी कैसे हो गए, लाल हो गए हैं। को सेराव विरह विरहा दुखताती, को सेराव विरहा दुखताती, इसके दुख को कौन जाने कि वास्तव में इस प्रकार के दुख किस कारण है और किस लिए हो रहा है। जह जह ठाई होई बनवासी, जह जह ठाई होई बनवासी, तह तह होई घुंघूसी के राशि। जह जह जहां जहां भी वो देखे वहां वहां पर भी पूरे पूरे वन में वनवासी यानी कि वन में जितने भी वृक्ष है, जितने भी जीव जंतु वृक्ष है, तो वो भी क्या एक उसकी दुख को देखकर भयभीत हो गए। यानी जह जह जहां जहां पर भी देखो ठाई हुई वनवासी, यानी कि वो भी कैसे हो गए, एकदम पीले पड़ गए, लाल पड़ गए। तह तह हुई घुंघूसी की राशि, यानी कि वो भी घुंघूसी की राशि यानी उसी की तरह हो गए, यानी कि लाल पड़ गए हैं। बूंद बूंद तह जानहु पीयू, यानी कि उसकी जो वन में जो उसकी बूंद बूंद पड़ रही है आंसुओं की, तो उस बूंद बूंद में उसकी जिनहु जीव यानी कि उसका क्या पूरा पूरा जीवन बीत रहा है उस बूंदों में। गुंजा गुंजी करे पीयू पीयू, यानी कि जो गुंजा गुंजी यानी गुंजा गुंजी का मतलब हुआ कि जो नागमती है वो अपने पति की याद में गुंजा गुंजी कर रही है, बहुत ही चिल्ला रही है, और पीयू पीयू, ठीक है, अपने पति की याद में कोयल की तरह चिल्ला रही है, ठीक है। और ते ही दुख भय परास निपाते, ते ही दुख यानी उसके दुख जो नागमती है उसके दुख को देखकर वो वन में पलास होता है, पलास का, तो इसको इस भाषा में क्या कहते हैं, परास कहते हैं। तो वन में पलास का पौधा है वो भी निपाते यानी कि पत्तों से जड़ गया है, यानी नागमती के दुख को देखकर वो परास का पौधा वो भी जड़ गया है, यानी उसके भी पत्ते गिर गए हैं। लोहू बड़ी उठे हुई रातें, लोहू बड़ी उठे हुई रातें, राते बिंब भिजीते ही लोहू, राते बिंब भिजीते ही लोहू, यानी कि राते बिंब भिजीते लोहू, परवर पाक फाट ही गोहू, देखा जहां होई सोई राता, देखा जहां पर भी देखा होई चोहा राता, जहां छो रतन कहे को बाता, यानी जहां पर भी देखे तो वहां पर रतन सेन की याद में है। तो नहीं पावस ओही देसरा, नहीं पावस वही देसरा, जहां पर भी रतन सेन यानी कि जो नागवती के प्रियतम है वो जहां पर भी रहते हैं, यानी जो किसी भी देश में रहते हैं वहां पर नहीं पावस यानी न तो पावस है, यानी ओही देसरा, नहीं हेमंत वसंत, न तो बसंत ऋतु है न हेमंत है, न वहां पर पावस है, न कोकिला न पपीहरा, न पपैया है और न कोयल है। जे ही सुनी आवे कंत, तो उसकी सुनकर उसको वापस मेरी याद आए, वो मेरे पास में आए, तो उसको वहां पर ऐसा उस देश में है भी नहीं, वहां पर ऐसा प्राकृतिक वसंत ऋतु नहीं है, पावस नहीं है, हेमंत नहीं है, इसी कारण उसको वापस मेरी याद नहीं दिला रहे, तो नहीं तो वे मेरे पास वापस मिलने के लिए आ जाते। तो ये नागमती की जो विरह पीड़ा है उसको जायसी कवि जायसी व्यक्त करने की इस लाइनों के माध्यम से कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों आप परफेक्ट रूप से वैसे समझ भी गए होंगे और अपने स्तर पर अपने सिलेबस में देख लीजिएगा अपनी अच्छी तरीके से वास्तव में कि किस प्रकार ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है। तो दोस्तों इसकी वैसे व्याख्या को देख लेते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहती है। जो भी हमने अब तक पढ़ा तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या था उसको एक इस विशेष के माध्यम से आपको लिख देना है कि प्रस्तुत पद्यांश में उपमा उत्प्रेक्षा अलंकारों का मार्गिक सुट्रूप का प्रयोग किया गया है। नागमती की विरग्नि पीड़ा हृदय की करुण कथा काव्यात्मक शिल्प में अभिव्यक्त की गई है। प्रेम की गंभीर व्यंजना के लिए उपयुक्त उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग है वो हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी वैसे सप्रसंग व्याख्या और ये पद्यांश था। तो इसी प्रकार के अति इम्पोर्टेंट पद्यांश के अध्ययन के लिए वैसे समझा कर आपने देख भी लिया होगा कि वास्तव में किस प्रकार आपके सामने पेश होती है इस सीरीज। तो दोस्तों वैसे हर वर्ष ये सीरीज आपके सामने पेश भी होगी। तो दोस्तों आप नो टेंशन, अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहे और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर। वैसे अगर आप चैनल पर पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे दोस्तों, क्योंकि मैं इसी प्रकार के आपको अधिक से अधिक दोहों और या फिर पद्यांशों गद्यांशों और
निबंधात्मक प्रश्नों पर वैसे ही पूरी सीरीज का डिस्कशन करूंगा आपके एग्जाम तक। तो दोस्तों आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए अनुमति दीजिए दोस्तों, आपकी अगली क्लासों का आयोजन किया जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।